Hello, my dear students. This is Sakshi, and I hope you all are fit and fine. मुझे पता है आजकल आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं. बोर्ड एग्ज़ाम्स आर गोइंग ऑन एंड 17 मार्च को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है क्लास 12th का. सो हेयर आई एम विद सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आएंगे ही आएंगे. देयर इज़ नो डाउट कि ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे. ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं. तो एक भी क्वेश्चंस को आप स्किप मत करिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा. ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको डिफरेंसेस के फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं या आपको किसी और फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं. बट चांसेस यही हैं कि इनको डिफरेंसेस के फॉर्म में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इनके डिफरेंसेस पता होने चाहिए. मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी. मैं आपके साथ बहुत छोटी छोटी वीडियो शेयर करूंगी जहां पर आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये क्वेश्चंस वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट हैं. तो चलिए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी अलॉन्ग विद द फॉर्मूला. आपसे पूछा जा रहा है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस है. और ये डिफरेंसेस, जब भी कोई डिफरेंसेस के क्वेश्चंस आते हैं, एटलीस्ट आपको थ्री टू फोर डिफरेंसेस पता होने चाहिए. मतलब मिनिमम आपको 3 तो पता ही होने चाहिए. मैक्सिमम आप जितना लर्न कर पाएँ 4-5, जितना भी आप बनाकर लिख पाएँ. बनाकर लिखने का मतलब ये है कि वो पॉइंट रिलेवेंट होने चाहिए, गलत पॉइंट्स नहीं होने चाहिए. तो जीडीपी क्या होता है ये तो आप सबको क्लियर ही होगा कि जीडीपी क्या होता है. दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. एंड क्लास 12 के आप लोग स्टूडेंट्स हैं और ये चीज़ तो डेफ़िनेटली मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों को क्लियर ही होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के डिफरेंसेस से. तो आप देख सकते हो यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी का सबसे पहला पॉइंट जो है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जीडीपी एट करेंट प्राइस. इसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी एट करेंट प्राइस. क्यों बोलते हैं जीडीपी एट करेंट प्राइस? क्योंकि हम करेंट ईयर में जो आउटपुट हुआ, यानी जो करेंट ईयर में क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है, उसको करेंट ईयर के प्राइसेस से ही हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी हमें मिलती है. तो इसको और एक नाम से हम क्या जान रहे हैं? दैट इज़ इट इज़ जीडीपी एट करेंट प्राइस. ठीक है, क्योंकि हम करेंट प्राइस पे ही इसको एस्टिमेट कर रहे हैं, या कह लीजिए करेंट प्राइसेस पे ही हम इसको मेजर कर रहे हैं. ठीक है. रियल जीडीपी में आप देख सकते हो इसे क्या बोलते हैं? जीडीपी एट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और बेस ईयर प्राइस. क्यों बोल रहे हैं कांस्टेंट प्राइस और बेस ईयर प्राइस? क्योंकि हम करेंट ईयर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं किसी बेस ईयर के प्राइस से. कोई भी बेस ईयर हम उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए करेंट ईयर 2023 चल रहा है. मान लीजिए करेंट ईयर में हमें जीडीपी निकालना है, रियल जीडीपी निकालना है, तो हम कोई भी एक ईयर को बेस ईयर मान लेंगे और उस ईयर में जो उन पर्टिकुलर क्वांटिटी की जो प्राइसेस रहती हैं उनको हम कंसीडर करते हैं. तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं, रियल जीडीपी को क्या बोलते हैं? इट इज़ जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और बेस ईयर प्राइस. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. ये तो जीडीपी की डेफिनेशन ही है. ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड एट करेंट प्राइस. अभी मैंने आपको बताया कि किस पे एस्टिमेट करी जाती है? करेंट ईयर प्राइस पे एस्टिमेट करी जाती है. कौन सी? नॉमिनल जीडीपी. रियल जीडीपी किस पे करी जाती है? वो आपकी कांस्टेंट प्राइस पे करी जाती है. और जीडीपी की जो डेफिनेशन है वो तो आपके टिप पे एकदम होनी चाहिए कि जीडीपी क्या होता है. ठीक है. इट्स अ वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एस्टिमेटेड एट करेंट प्राइस, तो वो नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा. एस्टिमेटेड एट एनी बेस ईयर प्राइस, तो वो क्या हो जाएगा? रियल जीडीपी हो जाएगा. ठीक है. थर्ड पॉइंट आपका क्या कह रहा है? It can rise or increase if the price level rises even there is no change in the flow of the goods and services. देखिए इस पॉइंट को ऐसे समझिए, ये कह रहा है कि नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो आपको चेंज हुआ दिख सकता है, जबकि एक्चुअल आउटपुट में कोई चेंज ना हुआ. एक्चुअल आउटपुट में चेंज का मतलब कि मान लो 2023 चल रहा है, 2022 में 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा था, तो आज 2023 में भी मान लो 100 यूनिट का ही प्रोडक्शन हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, तो भी जो है आपका जो नॉमिनल जीडीपी है वो आपको बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है. क्यों? क्योंकि हो सकता है सिर्फ प्राइसेस में चेंज आया हो, यानी प्राइसेस बढ़ गई हो उन प्रोडक्ट्स की, और आपका जो आउटपुट है वो उतना को उतना ही है. यानी 100 यूनिट पहले भी आप प्रोड्यूस कर रहे थे और 100 यूनिट आज भी प्रोड्यूस कर रहा है. कौन प्रोड्यूस कर रहा है? आपके जो तीनों सेक्टर्स हैं उनको मान लीजिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. तो उनकी जो वैल्यूएशन होती है, मान लीजिए कि वो 100 यूनिट पहले भी प्रोड्यूस कर रहे थे, आज भी 100 यूनिट का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो सिर्फ प्राइस में चेंजेस होने की वजह से जीडीपी आपको बढ़ी हुई दिखाई देती है. तो ये एक नॉमिनल जीडीपी का आप कह लीजिए डिसएडवांटेज भी है जो आपको देखने को मिलता है.
रियल जीडीपी में ऐसा नहीं होता है। रियल जीडीपी में तभी आपको चेंज नज़र आएगा जब एक्चुअली में जो आउटपुट है उसमें चेंज आया होगा, यानी कि या तो आउटपुट बढ़ा होगा या घटा होगा। अगर बढ़ा है आउटपुट तो हम बोलेंगे रियल जीडीपी में इंक्रीज़ आया है, और अगर आउटपुट घट गया है पहले के कंपेयर में तो हम बोलेंगे कि जो रियल जीडीपी है वो कम हो गई है। ठीक है, इसीलिए रियल जीडीपी को ट्रू इंडिकेटर और यू कैन से वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी के लिए हम रियल जीडीपी ही कंसीडर करते हैं, नॉमिनल जीडीपी को कंसीडर नहीं करते। यानी किसी भी इकोनॉमी की का वेलफेयर को अगर हमें मेजर करना है कि कितना वेलफेयर हुआ है, तो उसको मेजर करने के लिए हम नॉमिनल जीडीपी की जगह रियल जीडीपी को कंसीडर करते हैं, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी कभी कभी प्राइस लेवल के राइज होने से भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसको इग्नोर करने के लिए हम रियल जीडीपी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि नॉमिनल जीडीपी को कंसीडर करते हैं या रियल जीडीपी को, अगर हमें ट्रू वेलफेयर किसी भी इकोनॉमी का देखना है, मेजर करना है, तो आप बोलोगे दैट विल बी अ रियल जीडीपी नॉट नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, इट इज़ नॉट अ गुड मेजर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि अगर आपको इकोनॉमी का वेलफेयर मेजर करना है या जो लोग इकोनॉमी में रह रहे हैं उनका कितना वेलफेयर हुआ है उसको आपको मेजर करना है, तो आप रियल जीडीपी को कंसीडर करोगे एज़ कम्पेयर टू नॉमिनल जीडीपी। फार्मूला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉमिनल जीडीपी का फार्मूला होता है क्यू इंटू पी। क्यू क्या है, क्वांटिटी प्रोड्यूस इन अ करेंट ईयर। सी वाई क्या है, आपका करेंट ईयर लिखा हुआ है। पी क्या है, प्राइस इन दैट करेंट ईयर, यानी कि करेंट ईयर प्राइस पे करेंट ईयर आउटपुट को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, नॉमिनल जीडीपी मिल जाता है। ठीक है, और अगर आपको रियल जीडीपी निकालना है तो क्यू इंटू पी एस्ट्रिक। अभी पी एस्ट्रिक क्या है, पी एस्ट्रिक का मतलब होता है कि हम करंट ईयर प्राइस को ना लेके हम किसी प्रीवियस ईयर में जो ईयर रहा होगा उसको एज अ बेस ईयर मान लेंगे हम, और उसमें जो प्राइसेस प्रिवेल कर रही होंगी उनको यहाँ पर ले आएंगे और करेंट ईयर की क्वांटिटी को उससे क्या करेंगे, करंट ईयर में जितना भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रियल जीडीपी मिल जाएगा। अब आपके लिए यहीं से एक क्वेश्चन निकल के आता है जो कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है कि आपको नॉमिनल जीडीपी दी गई है, प्राइस एंड टैक्सेस दिए गए हैं और आपको उसको रियल जीडीपी में चेंज करना है, या उल्टा क्वेश्चन आ गया, रियल जीडीपी दिया हुआ है, प्राइस एंड टैक्सेस दिए गए हैं और आपको उसको नॉमिनल जीडीपी में चेंज करना है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि नॉमिनल जीडी को रियल जीडीपी में चेंज करने के लिए क्या फॉर्मूला है और रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में चेंज करने के लिए क्या फॉर्मूला है। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, इससे आपका ये रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना सही आंसर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा जो डिफरेंस था रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का, ये आपका कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिए हैं, जबकि अगर आप 3 पॉइंट भी लिखेंगे, 3 मार्क्स का आता है, 3 पॉइंट लिखेंगे अलॉन्ग विद द फॉर्मूला, आई एम डैम श्योर कोई आपका आधा नंबर भी काट नहीं सकता है। और ये मेरे कुछ ट्रिक्स और टिप्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिए कि एग्ज़ाम में आप गलत स्पेलिंग्स ना लिखें। कोशिश करें कि आप स्पेलिंग्स बिल्कुल ही करेक्ट लिखें और आप जो भी आंसर लिख रहे हैं उसमें जो अपने की पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट ज़रूर करें, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होता है वो कॉपी चेक करते समय जो प्लस पॉइंट आपका होता है, एक तो आपकी अच्छी राइटिंग, एक वेल अलाइंड वे में जब आप आंसर लिखते हो तो उसका इम्पैक्ट टीचर्स के ऊपर, यानी कि जो इवैल्यूएटर उसके ऊपर बहुत अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका जस्ट अ मिनट, यस, दूसरा क्वेश्चन है आपका वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत कॉमन टॉपिक है लेकिन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इसके, क्योंकि हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, देखिए कहीं कहीं मैंने नोट्स में शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ किए होंगे, सो प्लीज़ आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ मत करिएगा, आप पूरा लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने टाइम को सेव करने के लिए कहीं कहीं हो सकता है शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लिया हूँ। देखिए वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या है। देखिए वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, ऐसे याद रखिए। तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जब आप अपनी इच्छा से कोई काम, मतलब मार्केट के अंदर जॉब अवेलेबल है लेकिन आप काम ही नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कि जो भी प्रिवेलिंग वेज रेट है मार्केट के अंदर, आप उस वेज रेट पे काम नहीं करना चाहते हैं, या फिर आपके लिए मार्केट में मतलब जॉब अवेलेबल है लेकिन आप करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है कि दैट पीपल आर विलिंग
टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, लेकिन उनके लिए जॉब्स अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, इट रिफर्स टू द सिचुएशन द पीपल चूज टू रिमेन अनएम्प्लॉयड इवन व्हेन द जॉब्स आर अवेलेबल। ठीक, तो ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। इनवॉलंटरी का मतलब कि अपनी अपनी इच्छा से आप अनएम्प्लॉयड नहीं है, बल्कि जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप काम नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलेंगे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा आपके लिए बना दिया है, अगर एग्जाम में आ जाए, क्योंकि इसके बहुत सारे पॉइंट्स तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन आप ये लिख सकते हो कि सेकंड पॉइंट लिख सकते हो कि दे आर नॉट विलिंग टू वर्क एट ऑल। मतलब जो लोग हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है, क्यों होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, कि लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं, और या तो वो काम नहीं करना चाहते हैं या फिर जो भी प्रिवेलिंग वेज रेट है उस पर काम नहीं करना चाहते हैं, तो उसे हम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, लोग काम करना चाहते हैं लेकिन जॉब्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और देखिए नोट एक मैंने छोटा सा यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आप देख रहे होगे कि जो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें हम इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को कंसीडर करते हैं, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो क्यों रहा है, यानी लोगों को नौकरियाँ क्यों नहीं मिल रही हैं, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, तो कीन्स ने कहा कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड, यानी मार्केट के अंदर इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड ना होने के कारण जिस लेवल पे आउटपुट होना चाहिए था, जिस लेवल पे प्रोडक्शन होना चाहिए था, उस लेवल पे प्रोडक्शन नहीं हुआ है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे प्रोडक्शन नहीं हुआ है। देयर इज अ अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, दैट्स वाई जॉब्स आर नॉट अवेलेबल। यानी कि इकोनॉमी के अंदर पोटेंशियल है, लेकिन जब एग्रीगेट डिमांड ही नहीं है तो लोग जो प्रोड्यूसर्स है वो प्रोड्यूस क्यों करेंगे, तो इसीलिए जॉब्स अवेलेबल नहीं है और लोग क्या है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नाउ द थर्ड, आई होप वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री क्लियर हो गया होगा आपको। थर्ड जो डिफरेंस है वो है ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम ऑफ द बीओपी। आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा ऑटोनोमस आइटम्स ऑफ द बीओपी एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ द बीओपी। तो मैं बहुत डीप डीप में नहीं जाऊँगी, मैं आपको पहले डिफरेंस ही बताऊँगी और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हम आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे। इस पूरे सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। ऑटोनोमस ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। देखिए ऑटोनोमस आइटम क्या होता है, ऑटोनोमस वर्ड ही जो है वो कहते हैं, ऑटोनोमस का मतलब होता है विच इज़ इंडिपेंडेंट। ठीक है, जो किसी चीज़ पे डिपेंड ना करे। ठीक है, तो ऑटोनोमस आइटम क्या होते हैं, रिफर्स टू दोज ट्रांजेक्शन विच आर डन डन टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि वो ट्रांजेक्शन्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट के वो ट्रांजेक्शन्स जो इसलिए करे जा रहे हैं ताकि प्रॉफिट अर्न किया जा सके, जैसे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो गुड्स का, तो आपका मोटिव क्या होता है, आपका मोटिव होता है, मान लो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपका मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, ऑटोनोमस आइटम होगा। अकोमोडेटिंग आइटम जो होता है वो फ्री फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि अकोमोडेटिंग आइटम्स के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो इसलिए करे जाते हैं, वो ट्रांजेक्शन्स ताकि बीओपी को बैलेंस किया जा सके, उनका प्रॉफिट कमाने का कोई मोटिव नहीं होता है। ठीक है, देखिए सेकंड पॉइंट है बीओपी इम्बैलेंसेस, यानी बीओपी में जो इम्बैलेंसेस हैं वो किसकी वजह से होता है, ऑटोनोमस आइटम्स की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि बीओपी में जो इम्बैलेंसेस आते हैं, यानी बीओपी अगर सरप्लस में है या डेफिसिट में है तो उसके पीछे कारण क्या है, तो वो ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं, ना कि अकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं। ठीक है, और जब बीओपी में इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि बीओपी सरप्लस में होता है या डेफिसिट में होता है, तो उसको फिर से बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए जो ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं वो आपके अकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं। ठीक है, ऑटोनोमस आइटम्स में इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर्स। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो ऑटोनोमस आइटम्स हैं उसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स देखने को मिलेगा आप अक्रॉस द बॉर्डर्स, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, है ना। लेकिन आपको अकोमोडेटिंग आइटम्स में आपको ये मूवमेंट ऑफ द गुड्स देखने को नहीं मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई का जो ऑफिशियल रिजर्व है फॉरेक्स का, उसमें आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि कम या ज़्यादा देखने को मिलेगा। और कोई मतलब आपको मूवमेंट ऑफ गुड्स देखने को नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंस होता है अकोमोडेटिंग एंड ऑटोनोमस आइटम में। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एबव द लाइन आइटम्स। ये तो बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है, आप लोग को एकदम टिप पे याद होना चाहिए कि जो ऑटोनोमस आइटम्स होता है उसको हम एबव द लाइन आइटम्स ऑफ द बीओपी बोलते हैं, और ऑटो अकोमोडेटिंग को हम बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम्स। ठीक है,
तो ये डिफरेंसेस थे आपके ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स के। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री में जाएँ तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी थी जिन्होंने फिक्स एक्सचेंज रेट को अडॉप्ट कर रखा था। फिर बाद में जैसे-जैसे सिचुएशन चेंज होती गई, गोल्ड स्टैंडर्ड आया, ब्रेटन वुड्स आया, उसके बाद फ्लेक्सिबल, अब मोस्टली कंट्रीज़ ने क्या अपना लिया है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट अपना लिया है ना? तो फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में डिफरेंस क्या होता है, तो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि फिक्स एक्सचेंज रेट जो फिक्स रहता है, फ्लेक्सिबल का मतलब जो चेंज होता रहता है। तो फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है? पहली बात तो फिक्स एक्सचेंज रेट कौन सेट करता है? गवर्नमेंट सेट करती है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कौन सेट करता है? तो वो डिटरमाइन होता है बाय द फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। यानी इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर जो भी डिमांड एंड सप्लाई फॉरेक्स का हो रहा होगा, उसकी वजह से जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है कि क्या होगा। ठीक है। एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये तो आपको क्लियर ही होगा कि एक करेंसी के बदले जब आप दूसरी करेंसी को एक्सचेंज करते हो, तो जो आप प्राइस पे करते हो, जिस रेट पर आप उस फॉरेन करेंसी को खरीद रहे हो, उसी को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है। Change in foreign exchange are planned and introduced by the government or central bank of the country। यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट, सॉरी, फिक्स एक्सचेंज रेट में अगर कोई भी चेंज आ रहा है तो वो कौन इंट्रोड्यूस करता है? या तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है या फिर आपका जो भी सेंट्रल बैंक होगा, जैसे हमारे इंडिया के केस में आरबीआई है, तो वो उसके द्वारा ही प्लान किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। जनरली फिक्स एक्सचेंज रेट में चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज वगैरह हो रही हैं तो आपको फिक्स एक्सचेंज रेट में थोड़ा सा चेंज देखने को मिल सकता है। चेंजेस इन द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आर लिंक टू द चेंजेस इन द मार्केट फोर्सेस। जाहिर सी बात है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में चेंज तभी आएगा जब आपके मार्केट फोर्सेस में कुछ फ्लक्चुएशंस हो रही होंगी। यानी मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई ज़्यादा हो रही होगी या कम हो रही होगी, उसकी वजह से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में चेंज आ सकता है। यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, कहाँ पर? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। ठीक है। और फिक्स एक्सचेंज रेट में मार्केट का कोई रोल नहीं होता है। As set by the government, the fixed exchange rate tends to leads to devaluation and revaluation of the currency। ये आपको पता ही होगा कि जब गवर्नमेंट जानबूझकर आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू को ज़्यादा या कम करती है, तो उसे हम डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन कहते हैं। डीवैल्यूएशन कब कहते हैं? जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को गवर्नमेंट जानबूझ के कम कर देती है, तो वो डीवैल्यूएशन है। रिवैल्यूएशन का मतलब अपनी डोमेस्टिक करेंसी को जो गवर्नमेंट जानबूझ के क्या कर देती है, उसकी वैल्यू को हाई सेट करती है या फिर उसकी वैल्यू को हाई कर देती है, तो उसे हम रिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी कहते हैं। ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट लीड्स टू डिप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। यानी कि जब इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उसे हम एप्रिसिएशन कहेंगे। और आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एनी फॉरेन करेंसी क्या हो जाए, डाउन हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डाउन हो जाए तो डेप्रिसिएशन बोलेंगे, अप हो जाए यानी ज़्यादा हो जाए तो उसे हम बोलेंगे अप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। यानी कि एप्रिसिएशन में जो डॉलर होगा वो आपके लिए एज अ इंडियन रेजिडेंट, आपके लिए अगर डॉलर सस्ता हो जाए तो इसका हम डॉलर सस्ता हो जाए इंडियन रुपी के टर्म्स में, तो हम बोलेंगे एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। और डॉलर महंगा हो जाए तो डोमेस्टिक डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, एकदम ये पॉइंट क्लियर करते हुए चलिएगा कि एज एन इंडियन रेजिडेंट अगर आपके पास क्या, आपकी डोमेस्टिक करेंसी इंडियन रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़ के कंपेयर में डॉलर अगर महंगा हो गया तो डेप्रिसिएशन किसका हुआ? हमारी डोमेस्टिक करेंसी का। अगर डॉलर सस्ता हो गया तो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टू मेंटेन फिक्स एक्सचेंज रेट एट अ पर्टिकुलर लेवल, गवर्नमेंट हैज़ टू कीप अ लार्ज स्टॉक ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। अगर फिक्स एक्सचेंज रेट की प्रॉब्लम ही यही थी कि फिक्स एक्सचेंज रेट को एक पर्टिकुलर लेवल पे रखने के लिए गवर्नमेंट को पहले क्या रखना पड़ता था? पहले तो गोल्ड का रिजर्व रखना पड़ता था, फिर बाद में जो जितनी भी करेंसीज थी उनको पैक कर दिया गया था किसके साथ? डॉलर्स के साथ। तो फिर डॉलर का बहुत ज़्यादा स्टॉक रखना पड़ता था। तो ये एक फिक्स एक्सचेंज रेट में ये एक मैंडेटरी कंडीशन थी। लेकिन ऐसी कोई भी कंडीशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में आपको देखने को नहीं मिलेगी। कोई भी आपको मतलब स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है फॉरेन करेंसी का। डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन इज़ लो। यानी कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा कि स्पेकुलेशन जो होता है, जो डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन होगा वो बहुत ही कम होगा।
क्यों? क्योंकि फ़िक्स एक्सचेंज रेट हमेशा फ़िक्स रहता है, तो लोग क्या स्पेकुलेट करेंगे? स्पेकुलेशन होता क्या है, जब हम मार्केट ट्रेंड को मेज़र करके कुछ बेनिफिट्स कमा लेते हैं, तो हम उसे स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रेंड्स इन शेयर प्राइसेस, बहुत सारे लोग होते हैं जो देखते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं कि शेयर का प्राइस अगर ऊपर जाने वाला है, उन्हें लग रहा है फ्यूचर में जाने वाला है, तो वो उसको तुरंत क्या करेंगे, अभी होल्ड कर लेंगे और बाद में जैसे इसका प्राइस हाई होगा उसको बेच देंगे। ठीक है? या प्राइस उनको लग रहा है आने वाले टाइम में कम होने वाला है किसी कंपनी के शेयर का प्राइस, तो वो अभी ना खरीद के जब उसके प्राइसेस गिर जाएँगे तब वो उसको खरीदेंगे। तो ये क्या है? ये स्पेकुलेशन है। तो फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या ही स्पेकुलेशन होगा कि फिक्स एक्सचेंज रेट तो हमेशा फिक्स ही रहता है। हाँ, थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन आपको देखने को तब मिल सकता है जब लोग ये एक्सपेक्ट करें कि गवर्नमेंट चेंज होने वाली है या गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में बहुत हाई होता है क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है। तो अगर मार्केट जितनी वॉलेटाइल मार्केट होगी उतना ही ज़्यादा आपको स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है? तो ये हो गया आपका फ्लेक्सिबल और फिक्स एक्सचेंज रेट का डिफरेंस। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं एंड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस और क्वेरीज। आपको ये मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, डेफिनेटली मैं आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगी। वैसे ये सारी चीज़ें आपके बुक्स में हैं, बट लेकिन बार-बार उनको ढूँढना पड़ता है, बार-बार आप चैप्टर्स में मूव करते हो, तो अगर आपको एक जगह सारे डिफरेंसेस चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको अवेलेबल करा दूँगी। डिफरेंस बिटवीन डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, ये मैं ऑलरेडी आपको इससे पहले वाले डिफरेंसेस में बता चुकी हूँ, फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 2 तरीके के क्वेश्चन्स आ सकते हैं, एक डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में डिफरेंस पूछ सकता है या फिर रीवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन में डिफरेंस पूछ सकता है। तो पहले हम डिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। डीवैल्यूएशन का मतलब ही होता है कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, डाउन हो गई है, और डेप्रिसिएशन का मतलब भी यही होता है कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई है, कम हो गई है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हम तब बोलते हैं, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हम तब बोलेंगे जब गवर्नमेंट ने जानबूझकर अपने डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया, तब हम उसे डिवैल्यूएशन बोलेंगे। और मार्केट फोर्सेस की वजह से अगर आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डाउन चली गई है तो हम उसे डेप्रिसिएशन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? सेकेंड पॉइंट देखिए, है द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिलिबरेटली लोअर्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट जानबूझकर जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को डाउन करती है तो उसे हम डिवैल्यूएशन बोलेंगे। और डी डेप्रिसिएशन कब बोलेंगे? जब मार्केट फोर्सेस की वजह से, यानी कि क्या बोलेंगे, या तो डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उसकी सप्लाई ना हो रही हो मार्केट के अंदर, तो क्या होगा, आपके डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इंडियन पीपल अगर बहुत ज़्यादा डॉलर्स की डिमांड करने लगेंगे, ठीक है, तो आपके जब डॉलर्स की डिमांड है, सप्लाई लिमिटेड है, तो क्या होगा, आप डिमांड जो डॉलर की जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब डॉलर की प्राइस बढ़ेगी यानी कि डॉलर महंगा हो गया आपके लिए, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन हुआ क्योंकि अब आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, यानी कि ज़्यादा इंडियन रुपी देने पड़ेंगे एक डॉलर के अगेंस्ट में, तो इसे हम डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी बोलेंगे। मार्केट फोर्सेस प्ले नो रोल इन डिवैल्यूएशन, यानी कि डिवैल्यूएशन के केस में मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट ही सब कुछ कर रही होती है। ठीक है, और डिवैल्यूएशन कहाँ होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, याद रखिएगा ये। और डेप्रिसिएशन कहाँ पे होगा, डेप्रिसिएशन आपके फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होता है, डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। और डिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन कहाँ होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट प्लेज नो रोल इन डेप्रिसिएशन, यानी जहाँ पर डेप्रिसिएशन और डोमेस्टिक करेंसी हो रही है वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, वहाँ पर मार्केट फोर्सेस की वजह से ही अप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ एनी कंट्रीज करेंसी हो रही होती है। हम सिर्फ इंडियन करेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। किसी भी वर्ल्ड की करेंसी में डेप्रिसिएशन या अप्रिसिएशन अगर होगा तो वो किसकी वजह से होगा, मार्केट फोर्सेस की वजह से होगा। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कि डॉलर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। मतलब अगर आप कोई फॉरेन पेमेंट कर रहे हैं तो डॉलर हर जगह क्या होगा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है, कोई डॉलर लेने से मना नहीं करता है। ठीक है, तो आई होप दीज डिफरेंसेस आर क्लियर। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी 1 नंबर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब कोई कंट्री जब कोई कंट्री अपने देश में प्रोड्यूस हुई कमोडिटी को अपने ही देश में महंगा बेचता है और बाहर के देशों में सस्ता बेचता है, तो इस
इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, या इस स्ट्रैटेजी को, किसी कंट्री की इस स्ट्रैटेजी को हम क्या बोलते हैं, कि वो अपने देश के बने हुए सामान को, एग्जांपल दे देती हूँ, कि इंडिया अपने ही देश में बने हुए सामान को इंडिया में महंगा बेचे और बाहर के देशों में सस्ता बेचे, तो इस स्ट्रैटेजी या इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस टर्म, इसको एक नाम दिया गया है, उस वो नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मैं तो आपको बताऊंगी बाद में, लेकिन अगर आप बताते हैं तो इट विल बी वेरी गुड। एंड होप यू लाइक दिस सेशन। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि और मैं क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।